जो किताबों में लिखा हुआ है कि हनुमान जी पहाड़ उठा लाए थे, वो भी सच होगा? ना, वो सत्य तो नहीं है। अगर आज के टाइम पे हम दो जीप ऐसे करके रोक सकते हैं, हाँ, तो वो भी सच हो सकता है। ना पहाड़ तो क्या उठा के लाए होंगे, कुछ यूँ जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करके ले आए होंगे। समझ में नहीं आई हो, पहचान में नहीं आई हो, तो एक इस बड़ा तरह। हिस्सा उठा लाए होंगे। हाँ, बड़ा हिस्सा ले आए होंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षांत पिलानिया। आज की वीडियो में हमारे साथ आचार्य विजयपाल जी झज्जर हरियाणा से। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे वो अपनी जवानी के दिनों में अपने गले पे सरिया लगा के मोड़ देते थे, कैसे वो अपने दोनों हाथों से दो जीपें रोक लेते थे, और भी बहुत कुछ। थैंक यू। आपको कैसे पता चला, किस उम्र में पता चला कि आर्य समाज भी कुछ है, आचार्य भी बन सकते हैं जीवन में? वो तो बाल्यकाल से ही परिवार से ऐसे संस्कार मिले। पिताजी दृढ़ आर्य समाजी थे और उन्होंने आरंभ से ही अच्छे संस्कार दिए और बाल्यकाल से ही यज्ञोपवीत संस्कार उन्होंने किया। तो संध्या करना आवश्यक बतलाया। प्रतिदिन संध्या सुबह शाम भोजन से पूर्व करके और तभी भोजन करते थे। बिना संध्या के कभी भी भोजन नहीं किया। उसके बाद जब 8वीं कक्षा पास कर ली तो पिताजी ने चाहा कि क्योंकि मेरे से पूर्व भी जो बड़े भाई थे और बड़ी बहन थी उनको गुरुकुल से की शिक्षा दिलवाई, तो हमें भी उन्होंने यही संकल्प लिया हुआ था कि सब संतान को गुरुकुलीय शिक्षा दिलवानी है। तो हम सभी को ही गुरुकुलों में प्रवेश दिलाया, कन्याओं को कन्या गुरुकुल नरेला में, और जो पुत्र थे सभी हम भाई उन सब को गुरुकुल झज्जर में। ये इतना पुराना गुरुकुल है? जी, ये सन 1916 में इसकी स्थापना हुई है। 106 वर्ष अब हो रहे हैं गुरुकुल की स्थापना हुए। 106 वर्ष से यहाँ निर्बाध गति से अध्ययन अध्यापन चल रहा है। वेद, उपनिषदें, दर्शन वो सभी पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। अन्य आधुनिक विषय भी समायोजित किए हुए हैं। मान्यता प्राप्ति हेतु हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने जो आवश्यक बतलाए वो पाठ्यक्रम भी उसमें सम्मिलित किया। और वेद आदि और आर्य सिद्धांत ये सभी तो उपनिषदें, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, एक वेद पूर्ण हो जाता है यहाँ के पाठ्यक्रम में, यजुर्वेद, और 2 दर्शन पूर्ण हो जाते हैं, सांख्य और योग दर्शन। तो इस तरह से पाठ्यक्रम में इन सभी ग्रंथों को समायोजित किया हुआ है। इस तरह से हम यहाँ पर पढ़े और पिताजी ने जो संकल्प लिया था सभी संतानों को, हम 4 भाई बहन हम हैं और 4 भाई बहन बुआ जी के पुत्र पुत्रियां हैं, उनको भी पिताजी ने ही पढ़ाया सबको। तो 8 को हमको गुरुकुलीय शिक्षा दिलवाई। तो आपके पिताजी खुश थे जब उन्हें पता चला कि आप सन्यासी बनना चाह रहे हो? उनका तो विचार ये था कि सभी पुत्र पुत्रियां ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियाँ रह करके देश धर्म जाति का काम करें। उनका संकल्प ये था। लेकिन संस्कार होते हैं अपने अपने, वो सभी तो नहीं रह पाए ब्रह्मचारी। मेरे अंदर कुछ ज़्यादा संस्कार रहे होंगे, तो मैंने यही संकल्प लिया जो पिताजी की भावनाएं हैं। और मेरा भी आरंभ से बाल्यकाल से ही ये विचार रहा कि मैं इसी तरह से ब्रह्मचारी रह करके स्वामी ओमानंद जी को बाल्यकाल से जब गुरुकुल से वो जाते थे वहाँ गांव में, घर पे आना जाना स्वामी ओमानंद जी का पहले से बना रहा। तो वहाँ उनको देख करके मैं कुछ इस तरह के संस्कार लेता था और ऐसी भावना बनी मेरी कि इन्हीं की तरह रहना है। कई बार पढ़ते हुए विद्यालय में
मुख्याध्यापक ने एक बार सभी विद्यार्थियों को बैठा के और लक्ष्य पूछा सबका, कौन क्या बनेगा आगे चल के। तो 5वीं की ये बातें हैं। उस समय पूछा जब सभी पूरी क्लास से 58 के लगभग बच्चे थे हमारी क्लास में, तो सब ने अपने अपने लक्ष्य बताए। एक मैं था अकेला, मेरा जब नंबर आया तो मैंने कहा आजीवन ब्रह्मचारी रह करके मैं देश धर्म जाति का काम करूंगा और साधु बनूंगा, सन्यासी बनूंगा। ये मैंने क्लास में सबके सामने खड़ा होकर के कहा। उस समय प्रधानाध्यापक ने बड़ी वाहवाही दी, मुझे शाबाशी दी। और पर क्या आपको 5वीं कक्षा में पता था कि एक ब्रह्मचारी बनना क्या होगा, क्या इसकी मुश्किलें होंगी क्या? नहीं, ये तो खैर ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन औरों को देखता था। आर्य समाज का वातावरण मैंने बताया ना, आरंभ से ही गुरुकुल ना परिवार में था। तो वहाँ साधु सन्यासी ब्रह्मचारी यहाँ के आचार्य जन जाते रहते थे। स्वामी ओमानी जी जाते थे, उस समय वो आचार्य भगवान देव जी के रूप में थे। स्वामी आचार्य बलदेव जी और इंद्रदेव जी बाद में स्वामी इंद्रवेश के नाम से विख्यात हुए। उन सब का आना जाना परिवार में रहता था। उससे ही मन में ऐसी भावना बनी कि ऐसे ही बनना है, उनको देख करके ये विचार बनाया। अगर गुरुकुल में क्या बच्चों से पूछा जाता है कि वो क्या बनना चाहते हैं? हाँ, गुरुकुल में भी हम समय समय पर क्या जवाब होते हैं? बस सबके अपने जैसे जैसे विचार होते हैं। फिर भी एक जैसे अगर आप बाहर पूछोगे तो बोलेंगे डॉक्टर, इंजीनियर। यहाँ क्या बनना चाहते हैं? अधिकतर का तो वही विचार होता है। ठीक है। हाँ, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो इस तरह से अपना संकल्प रखते हैं और आगे चल करके वो समाज की सेवा में ही अपना समर्पण करते हैं। तो बचपन में जब यहाँ पे आए थे तब ये सोचा था कि यहाँ के आचार्य जी आप होंगे? नहीं, ये तो नहीं सोचा था। कभी ये सोचते थे कि अगर इस जगह पे मैं होता तो इस जगह को मैं ऐसा बना देता? हाँ, यूँ तो खैर आता था, और जब जिम्मेवारी आई तो कार्य को संभाला। आपके अपने भाई बहनों से भी बात होती है? हाँ, होती रहती। वो आते हैं आपसे मिलने? कभी आ जाते हैं, काम होता है। क्या कर रहे हैं? एक भाई तो सेवानिवृत्त हुए हैं अध्यापक से, बड़े भाई जो मेरे हैं, और छोटे भाई कृषि कर्म देखते हैं, कृषि कार्य। तो बात होती है कि पापा जो चाहते थे, पिताजी जो चाहते थे, वो सिर्फ आपने करके दिखाया? इस बारे में होता है कभी जिक्र? जिक्र तो नहीं होता, बाकी उनकी भावना तो ये है ही है। अंदरूनी रूप से तो वो भी जानते हैं। हाँ। बाबा रामदेव जी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं क्या? बाबा रामदेव जी वैसे तो काफ़ी मेरे से छोटे हैं आयु की दृष्टि से, और कभी कभार वो आते रहे। तो आपके जूनियर हो गए वो? हाँ। ठीक है। हाँ, क्योंकि वो यहीं पे पढ़ते थे? ना, गुरुकुल खानपुर में पढ़े वो। अच्छा। आचार्य प्रद्युम्न जी के सानिध्य में। अच्छा। और उससे पहले हाँ, बाद में आचार्य बलदेव जी के चरणों में बैठ के पढ़े हो गुरुकुल कालवा से। तो इस तरह से गुरुकुल खानपुर और गुरुकुल कालवा से उन्होंने शिक्षा पाई। तो अभी आपका उनका परिचय कैसे है? ठीक है। वो आपसे आखिरी बार कब मिले थे? हाँ, यहीं आए थे पीछे 5-4 साल पहले। यहाँ शताब्दी थी। स्वामी जी ने जब संभाला इस गुरुकुल को तो उनके 100 वर्ष हो रहे थे, तो तब उस अवसर पर आए थे। अभी आप इन बच्चों का भविष्य कैसे देखते हो? बच्चों का तो भविष्य अच्छा ही रहता है, क्योंकि उनको सभी बातों का ज्ञान हो जाता है। अच्छाई बुराई का सब जानकारी हो जाती है, और वो अपने आप को फिर बुराइयों से बचा लेते हैं, अच्छे जीवन को जीते हैं। गुरुकुल में किताबी ज्ञान ज़्यादा मिलता है या फिर दुनिया का ज्ञान मिलता है? किताबी ज्ञान तो होता ही होता है, बाकी दुनिया का ज्ञान भी उनको मिलता ही देखते नहीं, हैं। अगर आप स्कूल के बारे में सोचोगे तो बस किताबी ज्ञान है। हाँ, स्कूल में ज़्यादातर यही है, लेकिन यहाँ तो क्योंकि
बहुत से विद्वान आते रहते हैं, कार्यक्रम होते रहते हैं और विद्यार्थी भी उसमें सम्मिलित होते हैं, सब जानकारी रखते हैं। और स्वाध्याय भी जो है, बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जिनको पढ़ करके वो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो वैदिक मान्यताएं, वैदिक सिद्धांत सभी जानकारियां हो जाती हैं। केवल मात्र जो पाठ्यक्रम निर्धारित होता क्लासों का, उससे बाहर भी सारा वो स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, जानकारियाँ हो जाती हैं सभी। आपने कभी कोई पिक्चर देखी है? नहीं नहीं, धर्मेंद्र, अमिताभ, किसी की नहीं देखी? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं? कभी न बाल्यकाल में, क्योंकि परिवार में ऐसा वातावरण था ही नहीं। अच्छा। हाँ। आपकी, मैंने जवानी के किस्से बहुत सुने, बट मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगा जो आपकी ताकत के लिए जो आप मशहूर हो। हाँ, खैर वो तो कब, कौन से सन की बात है ये? मैंने यहाँ पढ़ते हुए ही वो प्रारंभ कर दिया था व्यायाम प्रदर्शन का कार्यक्रम। सन 74 तक मैंने शिक्षा पाई, 67 से 74 तक। ठीक है। तो 73-74 से ही मैंने व्यायाम प्रदर्शन का कार्यक्रम शुरू कर दिया। उसमें मज़ा आता था? है, मज़ा आता था? हाँ, क्योंकि बड़ी लगन थी शरीर को तगड़ा बनाने की, पुष्ट करने की, और कुश्ती भी अच्छी करता था। उसके साथ साथ ये शारीरिक प्रदर्शन ब्रह्मचर्य के द्वारा, सरिये मोड़ना, बेल तोड़ना, गाड़ी रोकना, छाती एक पर। मेरे को दृश्य बताओ, अगर मेरे को ऐसे इमेजिन करना है। हाँ, वो दृश्य मेरे दिमाग में आना चाहिए। कैसे, क्या होता था जब आप गाड़ी रोकते थे? वो कैसे, क्या होता था? हाँ, गाड़ी रोकते, गाड़ी तो दो तरह से रोकते थे। एक गाड़ी रोकनी होती तो सामने वो गाड़ करके खूंटे और फट्टा लगा करके, और पैर यूँ सामने फट्टे पर, और रस्सा बांध करके कमर में डाल लेते थे। प्राणायाम भर के उसको रोकते थे एक गाड़ी को। दो गाड़ियाँ रोकनी होती, दोनों हाथों में रस्से डाल के दोनों साइडों, और वो दोनों तरफ से खींच रहे हैं। दोनों तरफ से गाड़ियाँ खींचती। डर नहीं लगता था? इस तरह से ना, डर का एक ऐसे ही मोटी मोटी बेल तोड़ना, सरिये 6 सूत तक का मोड़ना, 3 सूत से लेके, और कैसे मोड़ते थे? प्राणायाम भर के कंठ में, और सामने फट्टे पर लगा करके, जैसे सामने फट्टा खड़ा कर लिया 5-4 जवानों ने, और फट्टे पर लगा करके उनको। एक आम इंसान ये चीज़ क्यों नहीं कर सकता? आपने ऐसा क्या अलग किया? खैर वो तो ब्रह्मचर्य की शक्ति, प्राणायाम का तो अभ्यास। जो किताबों में लिखा हुआ है कि हनुमान जी पहाड़ उठा लाए थे, वो भी सच होगा? ना, वो सत्य तो नहीं है। अगर आज के टाइम पे हम 2 जीप ऐसे करके रोक सकते हैं, हाँ, तो वो भी सच हो सकता है? ना, पहाड़ तो क्या उठा के लाए होंगे, कुछ यूँ जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करके ले आए होंगे, समझ में नहीं आई हो, पहचान में नहीं आई हो, तो एक बड़ा हिस्सा उठा लाए होंगे। हाँ, बड़ा हिस्सा ले आए होंगे। बाकी वो से ले आए होंगे जड़ी बूटियाँ कुछ भिन्न भिन्न प्रकार की। अभी सपने देखते हो? सपने तो कोई आते ही नहीं ऐसे। नहीं आते? ना, सुबह कितने बजे उठते हो? सुबह 4 बजे उठ जाते। उसके बाद? उसके बाद व्यायाम, प्राणायाम, भ्रमण आदि, और फिर स्नान आदि करके और व्यवस्था संबंधी काम देखते हैं। सब्जी कौन सी पसंद है? हरी सब्जी कोई भी हो। फिर भी? आजकल तो जैसे गाजर भिंडी हो गया, खाते हो आप? कभी कभार। अभी क्या, गाजर, मटर, आलू? हाँ, गाजर वो नींबू डाल के? गाजर का ही ज़्यादा रहता है। अभी एक, जो जैसे अगर मैं जयपुर से पढ़ा हूँ जी, और एक इंग्लिश मीडियम बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा हूँ, फिर भी मेरे लिए एक नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो एक गुरुकुल का बच्चा जिसने ज़्यादा टाइम संस्कृत को दिया है, उसके लिए नौकरी ढूंढना मुश्किल नहीं होगा? खैर मुश्किल तो वर्तमान में हो रहा है। प्रारंभ में लगभग आज से 30 साल 40 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। पढ़ते ही तुरंत संस्कृत विभाग में सर्विस मिल जाती थी।
लेकिन आजकल कुछ तो सरकार की ओर से ऐसा नीति बना दी गई कि पहले संस्कृत अध्ययन के लिए, अध्यापन के लिए संस्कृत से शास्त्री वगैरह किए हुए शास्त्री आचार्य, उनको ही उसमें वो मिला करता महत्व। आजकल बी किए हुए जिन्होंने एक विषय लेकर के संस्कृत कर लिया, बीए वैकल्पिक विषय संस्कृत ले लिया एक, उनको भी वो उसमें सर्विस देने लगे। तो इस कारण से कुछ कठिनाई होती है और सरकार की कुछ ऐसी नीति है। पहले काफ़ी लग जाते थे तुरंत शास्त्री करते ही, आचार्य करते ही OT BEd करके। और तो कंपटीशन का फर्क तो गुरुकुल वाले बच्चों को ही पड़ा है। हाँ पड़ा। अब थोड़ी कठिनाई से मिलती है सर्विस। एक गुरुकुल में पढ़ने वाला बच्चा मुझसे बेहतर कैसे हुआ? आपसे बेहतर आपसे बेहतर तो संस्कारों की दृष्टि से हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर यदि पारिवारिक दृष्टि से भी यदि परिवेश परिवार में आर्य समाज का है तो संस्कार मिल जाते हैं हर एक को। लेकिन जो आर्य समाज का वो नहीं होता परिवार में, तो वो तो प्रायः इस तरह का ज्ञान उनको नहीं मिल पाता, ना संस्कार मिल पाते हैं। लेकिन गुरुकुलों पढ़ने वाले छात्र को तो सभी तरह से आरंभ से ही अच्छे संस्कार देना और उनको अच्छी शिक्षाएं, सभी वो स्वाध्याय के बल पर अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ते हैं, तो उससे उनमें काफ़ी अंतर रहता है स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों में और इनमें। गुरुकुल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका परिवार कैसा है? क्या एक गरीब परिवार से आते हैं, एक ठीक ठाक परिवार से आते हैं, या अमीर घरानों के बच्चे भी आते हैं? प्रायः मध्यम दर्जे के परिवार जो होते हैं ना, उनके आते हैं। आपको लगता है कि अगर उच्च दर्जे के लोग आएंगे तो और बेहतर हो पाएगा? बिल्कुल, वो तो संभव। तो वो क्यों नहीं रहा है? पुराने टाइम में अधिकतर बल्कि आर्य परिवारों से आते थे गुरुकुलों में। आज वो स्थिति नहीं है, केवल आर्य। कृष्ण सुदामा सब गुरुकुल के पढ़े हुए हैं। हाँ, वो तो बहुत प्राचीन काल की बात है। पीछे भी मतलब हम जब पढ़ते थे, या समझो 50 साल 60 साल 70 साल पहले यहाँ भी जो पढ़ते थे छात्र, वो सभी आर्य परिवारों से आते थे। आज वो स्थिति नहीं है। सब आर्य परिवारों से नहीं, सामान्य परिवारों से भी आते हैं, और जिनके बच्चे थोड़ा लाइन आउट हो जाते हैं वो ज़्यादातर यूँ सोचते हैं गुरुकुल में इनका ठीक से वो हो जाएगा और बुराइयों से बच जाएंगे, तो उस दृष्टि से छोड़ते हैं। बहुत मेधावी बच्चे यदि जिस प्रकार और संस्थानों में, शिक्षा संस्थानों में दाखिला लेते हैं ना, ऐसी भावना लेकर के यहाँ भी छोड़ा जाए तो बहुत अच्छे परिणाम निकले। तो अगर एक 18-20 साल के बच्चे को अगर आप कोई एक सलाह देना चाहो तो क्या होगी? यही है कि उनको संस्कार मत भूलो। हाँ, संस्कार तो लेने चाहिए, और वो सब अच्छे स्वाध्याय के द्वारा मिलते हैं। अच्छी पुस्तकों, महापुरुषों की अच्छी पुस्तकों हों, या और जो ऋषि मुनियों की ग्रंथ हैं उनसे, तो उनको पढ़ करके उनको संस्कार आते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन बनाने का यत्न करता है हर कोई। जैसे पुस्तक पढ़ेंगे हम, जैसी संगत करेंगे वैसा तो प्रभाव पड़ेगा ही। अच्छे या बुरा जैसे भी संग हम करते हैं ना, वैसा प्रभाव पड़ेगा। तो अच्छी अच्छी पुस्तकें जो पढ़ेंगे तो उसका प्रभाव जरूर उनके जीवन में आएगा। और बुरे वातावरण में रहते हैं, फिल्मों को, एक्टरों के उसमें देखने में और इस तरह की बातों में, तो उनका फिर वैसा ही जीवन रहता है जैसा जैसा देखते हैं बच्चे। और एक आर्य की परिभाषा क्या है? पहचान क्या है आर्य की? आर्य की पहचान यही है कि वो हर प्रकार की बुराई से अपने जीवन को बचा के रखता है,
क्योंकि आर्य अर्थ है श्रेष्ठ का, आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। तो जिनके अंदर कोई भी दुर्गुण दुर्व्यसन बुराइयां ना हो वो आर्य कहलाता है। क्या इन बच्चों को मुस्लिम और क्रिश्चियन किताबें पढ़ाई जाती हैं? ना, वो तो नहीं पढ़ाई जाती। तो इनको पता कैसे चलेगा कि ये श्रेष्ठ है? यूँ तो खैर यूँ सुनते रहते हैं, जानकारियाँ तो मिल ही जाती हैं, लेकिन पाठ्यक्रम में नहीं है वो। जो इस पर अगर जो अपना जीवन लगाएगा ना धर्म प्रचार के लिए, वो इस तरह का स्वाध्याय कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, उनकी जानकारी प्राप्त कर लेते जिसको इस चीज़ में और आगे जिज्ञासा होगी वो कर लेता है। हाँ। बहुत अच्छा लगा आचार्य जी आपसे बात करके। जी जी।